लालच वो बुरी बला है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है, और जब तक उस इंसान को होश आता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हो जाती है बल्कि उसके बाद कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है काशीपुर, और इसी काशीपुर का एक थाना पड़ता है जसपुर। बात कर रहा हूँ मैं 26 जुलाई 2018 की शाम के वक्त। दरअसल कुछ चरवाहे जब अपने पशुओं को लेकर भोगपुर डैम किनारे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि नदी में पानी के ऊपर एक व्यक्ति का डेड बॉडी तैर रहा है। चरवाहे जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालती है। वहां पे मौजूद लोग जब उस डेड बॉडी को देखते हैं, देख करके शिनाख्त कर लेते हैं। कहते हैं कि साहब, इसका नाम पप्पू सिंह है, जो भरतपुर गांव का रहने वाला है। पप्पू का जैसे ही शिनाख्त हो जाता है, पुलिस इस बात की जानकारी पप्पू की पत्नी शशिलता को देती है। इधर शशिलता को जैसे ही मालूम चलता है, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचती है और जब अपने पति को मृत अवस्था में देखती है, चीख चीख करके रोने लगती है। पुलिस सबसे पहले पप्पू की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब इस बारे में उसकी पत्नी शशिलता से पूछताछ करती है तो शशिलता कहती है कि साहब, मेरे पति किसी काम के लिए शाम के वक्त घर से निकले थे, लेकिन पूरी रात घर वापस नहीं आए। पुलिस शशिलता के तहरीर पर अज्ञात अपराधियों के विरोध में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। इधर इस बात की जानकारी जब पप्पू के बड़े भाई राजपाल को मालूम चलता है, वो भी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी शशिलता ने किया है। पुलिस जब इस बारे में राजपाल से पूछताछ करती है तो राजपाल कहता है कि साहब, मेरे भाई और उसकी पत्नी की आए दिन हर रोज़ झगड़े तकरार होते रहता था। पुलिस अब इसी सिलसिले में शशिलता से पूछताछ करने के लिए अपने टीम के साथ उसके घर पे जाती है। तो मालूम चलता है कि शशिलता के घर में उसके दोनों बच्चे तो हैं, पर शशिलता मौजूद नहीं है। शशिलता के बारे में पुलिस जब वहाँ के पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो एक पड़ोसी कहता है कि साहब, शशिलता जंगल के तरफ जाते हुए दिखाई दे रही थी। जैसे ही पड़ोसी इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अपने टीम के साथ जंगल के तरफ जाती है, जहाँ पे उन्हें शशिलता जाते हुए दिखाई देती है। पुलिस तुरंत ही जा कर के शशिलता को पकड़ लेती है। शशिलता पुलिस वालों के सामने चीख चीख करके रोती है, कहती है कि साहब, मुझे छोड़ दीजिए। जब मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं जी करके क्या करूँगी। मैं भी अपने आप को ख़त्म करने जा रही हूँ ताकि मैं भी अपने पति के पास जा सकूँ। पुलिस कैसे भी समझा बुझा कर शशिलता को घर पे लेकर आती है और फिर पुलिस वापस अपने थाने में पहुंच जाती है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार पप्पू की हत्या किया किसने है। पुलिस फिर से शशिलता को अपने थाने में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस जब कई तरह के सवाल शशिलता से करती है तो शशिलता को भी पूरा यकीन हो जाता है कि शायद पुलिस वाले उसी के ऊपर शक कर रहे हैं। इसीलिए शशिलता गुस्से में आ जाती है और पुलिस वालों को ही फटकार लगाते हुए कहती है कि आप लोग अपराधियों को जब नहीं पकड़ पाए, आप लोग मेरे पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पुलिस शशिलता से फिर से पूछताछ करती है कि तुम्हारा पति कहाँ गया था। शशिलता इस बार भी वही जवाब देती है कि साहब, मेरे पति शाम के वक्त किसी काम के सिलसिले से घर से बाहर गए थे, लेकिन देर रात तक भी घर वापस नहीं आए। उस वक्त तो पुलिस शशिलता को छोड़ देती है, लेकिन पुलिस अब शशिलता के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पे शशिलता पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। दरअसल पप्पू जिस दिन अपने घर से निकला था, उस दिन रात को भी
शशिलता ने उस नंबर पर बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वह नंबर किसी भूपेंद्र सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। भूपेंद्र सिंह जो कलियावाला टांडा का रहने वाला है। पुलिस फिर से शशिलता को थाने में बुलाती है और उससे भूपेंद्र के बारे में पूछताछ करती है। तो शशिलता कहती है कि साहब, मेरे पति भूपेंद्र के यहाँ ही ट्रैक्टर चलाने का काम करते थे। लेकिन जैसे ही भूपेंद्र का नाम शशिलता के सामने पुलिस रखती है तो शशिलता का बड़ा बेटा राजू कहता है कि साहब, मेरे पापा उस दिन भूपेंद्र अंकल के साथ ही शाम के वक्त घर से निकले थे। राजू जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, अब पुलिस को लगता है कि शायद भूपेंद्र ही पप्पू की हत्या के बारे में बता सकता है। इसीलिए पुलिस अब अपने टीम के साथ भूपेंद्र के घर पर जाती है और उसे अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। और फिर पुलिस भूपेंद्र से पप्पू की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो भूपेंद्र इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार भूपेंद्र अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। पप्पू सिंह के पिता का नाम है तोताराम, माँ का नाम है सुनीता देवी। तोताराम के टोटल 3 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा जसपाल, दूसरा बेटा जगदीश और सबसे छोटा बेटा पप्पू। तोताराम जो बहुत साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। सुनीता देवी बड़ी मुश्किल से अपने 3 बच्चों की परवरिश करती है और अपने 2 बच्चों की शादी कर देती है। लेकिन जसपाल और जगदीश की जैसे ही शादी हो जाती है, उसके बाद से सुनीता देवी की भी मौत हो जाती है। तीनों की ज़िंदगी इतनी तंगहाली में गुजरती है। इसके बावजूद भी पप्पू जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, जसपाल अपने भाई की शादी शशिलता से कर देता है। शशिलता के पिता का नाम है मुरलीलाल, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर का रहने वाला है। इधर पप्पू जब शशिलता से शादी कर अपने घर में लेकर आता है, मेहनत मजदूरी करता है और खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन पप्पू जब शशिलता से शादी करता है, शादी से पहले शशिलता का अपने ही गांव में कई लड़कों के साथ में अफेयर चल रहा था। लेकिन शादी होने के बाद शशिलता सारे लड़कों से अपना रिश्ता ख़त्म कर लेती है। जब शादी का 3 साल का समय गुजरता है, शशिलता एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम राजू रखते हैं। राजू जैसे ही इस दुनिया में आ जाता है, पप्पू के ऊपर और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तभी पप्पू के अपने ही इलाके के रहने वाला एक सरदार के यहाँ फार्म हाउस में नौकरी मिल जाती है। पप्पू जब नौकरी करने लगता है, उसी फार्म हाउस में रात को भी ठहरने लगता है। धीरे धीरे उसकी पत्नी से जब दूरी होने लगता है, अब इधर शशिलता भी अपने पति के लिए परेशान हो जाती है। शशिलता को चाह कर भी जब उसके पति नज़दीक नहीं आ पाता है, मजबूर होकर के शशिलता अपने ही गांव के कुछ लड़कों के ऊपर डोरे डालने लगती है, जिसे लेकर के गांव के कई सारे लड़के अब शशिलता के घर आना जाना शुरू कर देते हैं। इस बात की जानकारी जब आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है, लोग शशिलता को तरह तरह की बात कहने लगते हैं। इसीलिए शशिलता उन तमाम लड़कों को अपने घर पे आने से रोक लगा देती है और जंगल में लकड़ी लेने के बहाने जाती है और उसी जंगल में लड़कों से मुलाकात करती है। शशिलता के जब कई लड़कों के साथ में अवैध संबंध शुरू हो जाता है, लड़के भी शशिलता के सारे खर्चे उठाने लगते हैं। इधर पप्पू भी जो पैसा कमाता है, सारा पैसा अपने पत्नी के हाथों में ईमानदारी से दे देता है। जैसे ही इधर शशिलता का समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है, शशिलता अब हवा में उड़ने लगती है। एक दिन एक लड़के से मुलाकात करने के लिए जंगल में जाती है, तभी एक अनजान लड़का शशिलता को छेड़ देता है। इस छेड़खानी से शशिलता इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि जब वो घर पे आती है, आकर के सीधे थाने में जाती है, एक कांस्टेबल से उस लड़के की शिकायत कर देती है। जैसे ही थाने में पहुंचती है, कांस्टेबल जब शशिलता को देखता है तो शशिलता की खूबसूरती देख उस कांस्टेबल की भी नीयत खराब हो जाती है। शशिलता को घर पे भेज देता है और कांस्टेबल जब शशिलता के गांव में जाता है, जाकर के उस लड़के को काफ़ी डराता है, धमकाता है, साथ ही साथ उससे कुछ पैसे भी ले लेता है। कांस्टेबल जब पैसा ले करके शशिलता के घर पे पहुंचता है, उनमें से कुछ पैसा शशिलता को भी दे देता है और साथ ही साथ शशिलता का मोबाइल नंबर भी ले लेता है। इधर शशिलता को जब मालूम चलता है कि कांस्टेबल के डर की वजह से उस लड़के ने कुछ पैसे दे दिया है, शशिलता इसी का फ़ायदा उठाने लगती है। कई लड़कों के साथ में मुलाकात करती है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है।
दरअसल शशिलता का अब उस कांस्टेबल से काफ़ी नज़दीकियाँ हो जाती है। पुलिस वालों से जैसे ही नज़दीकियाँ हो जाती है, अब शशिलता पुलिस का धौंस दिखा करके लोगों के साथ ब्लैकमेल का काम करने लगती है, जिससे शशिलता अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब जसपाल को मालूम चलता है, जसपाल इस बारे में अपने भाई को बताता है। इधर पप्पू जब आकर के इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करती है तो शशिलता भी अपने पति के ऊपर ही भारी पड़ जाती है। चाहकर भी पप्पू अपनी पत्नी को डांट या फटकार नहीं पाता है, जिसकी वजह से शशिलता का और भी हौसला बढ़ जाता है। जब उसकी काफ़ी बदनामी होने लगती है, पप्पू इस प्रकार से परेशान हो जाता है कि फार्म हाउस में अपनी नौकरी छोड़ देता है और घर पे अपने पत्नी के साथ रहने लगता है, जिसकी वजह से शशिलता का अब घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। चाहकर भी वो किसी से मुलाकात नहीं कर पाती है। लेकिन इधर पप्पू जब अपनी नौकरी छोड़ देता है, घर की माली हालत फिर से ख़राब होने लगता है। तभी एक दिन पप्पू की मुलाकात भूपेंद्र सिंह से होती है। भूपेंद्र सिंह के पास 2 ट्रैक्टर है, जो गांव के किसानों का गन्ना खरीद कर अक्सर कंपनी में भेजता है। दरअसल एक ट्रैक्टर के लिए उसके पास ड्राइवर नहीं था। भूपेंद्र सिंह पप्पू को ड्राइवरी करने के लिए कहता है। पप्पू भी भूपेंद्र सिंह का ट्रैक्टर चलाने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन भूपेंद्र सिंह जब पप्पू से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है और पहली बार जब उसकी पत्नी को देखता है तो शशिलता की खूबसूरती देख भूपेंद्र भी उसका दीवाना हो जाता है। शशिलता भी भूपेंद्र की काफ़ी आवभगत करती है, क्योंकि शशिलता को पहले से ही मालूम था कि भूपेंद्र के पास अच्छा खासा दौलत है। उसके बाद से अब भूपेंद्र शशिलता के घर अक्सर आना जाना शुरू कर देता है। जब भी जाता है, शशिलता के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर के जाता है, जिसे लेकर के शशिलता भी काफ़ी खुश होती है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन शशिलता के घर के अंदर ही भूपेंद्र और शशिलता के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से भूपेंद्र अक्सर पप्पू को अपने खेतों में बुला लेता है और फिर शशिलता से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे चला जाता है। जब भी उसके घर पे जाता है, शशिलता के बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ भी लेकर के जाता है। समय बड़े बेहतर तरीके से गुजर रहा था, लेकिन तभी एक दिन इस बात की जानकारी पप्पू को मालूम चल जाता है। पप्पू को जैसे ही जानकारी होता है कि उसके मालिक का ही उसकी पत्नी के साथ में अवैध संबंध चल रहा है, पप्पू भूपेंद्र सिंह के यहाँ नौकरी करना छोड़ देता है और फिर अपनी पत्नी के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देता है। जब दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती है, एक दिन शशिलता भूपेंद्र से कहती है कि तुम मेरे पति के लिए कुछ उपाय करो। जैसे इस तरह की इशारा देती है, भूपेंद्र भी समझ जाता है। भूपेंद्र पप्पू को लेकर के अपने घर पे आता है और कहता है कि मेरी गलतियों को माफ़ कर दो और फिर से तुम ट्रैक्टर चलाओ। ट्रैक्टर चलाने के लिए पप्पू जैसे ही राज़ी हो जाता है, भूपेंद्र सिंह अपने ही गांव के एक किसान का ट्रैक्टर का हल चोरी करके अपने खेत में लाकर रख देता है। दूसरा किसान जब अपने ट्रैक्टर का हल ढूंढने के लिए निकलता है, वो हल भूपेंद्र के खेतों में मिलता है। इस बारे में जब जा कर के भूपेंद्र से पूछताछ करता है तो भूपेंद्र कहता है कि मैं भला तुम्हारा हल क्यों चुराऊंगा, क्योंकि ट्रैक्टर पप्पू चलाता है, तुम्हारा हल शायद पप्पू ने ही चोरी किया है। किसान जब इस बारे में जा कर के पप्पू से पूछताछ करता है, पप्पू कहता है कि मैंने तुम्हारा हल नहीं चोरी किया है। पप्पू जब चोरी एक्सेप्ट नहीं करता है, वो किसान नज़दीकी थाने में जाता है और पप्पू के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देता है। इधर इस बात की जानकारी जब शशिलता को मालूम चलता है, शशिलता का पहले से ही पुलिस वालों से अच्छा खासा जान पहचान हो चुका था। शशिलता भी अपने पति को छुड़ाने के बजाय वो चोरी का जुर्म अपने पति के ऊपर साबित कर देती है, जिसकी वजह से पप्पू अब जेल चला जाता है। पप्पू जैसे ही जेल चला जाता है, अब शशिलता और भूपेंद्र को मुलाकात करने में कोई परेशानी नहीं होती है। पर जैसे ही 1 महीने का समय गुजरता है, शशिलता अपने पति को बेल भी नहीं कराती है। आखिरकार पप्पू का बड़ा भाई जसपाल कैसे भी थोड़ा पैसा इकट्ठा करके पप्पू का बेल करा देता है। 1 महीने बाद जब पप्पू जेल से छूटकर अपने घर पे आता है, इस प्रकार से गुस्से में आता है कि भूपेंद्र के यहाँ नौकरी नहीं छोड़ देता है, बल्कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। जैसे ही अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है, इस वजह से शशिलता इतना काफ़ी गुस्से में आ जाती है कि तुरंत ही भूपेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है
और कहती है कि अगर वाकई में तुम मुझसे सच्चा मोहब्बत करते हो तो मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। जैसे इस तरह की बातें कहती है, भूपेंद्र भी शशिलता के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि पप्पू को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन पप्पू को इस दुनिया से हटाना भूपेंद्र के लिए भी अकेले बस का नहीं था। इसीलिए पप्पू को इस दुनिया से हटाने के लिए भूपेंद्र अपने ही गांव के एक दोस्त मंजीत को भी अपने षड्यंत्र में शामिल कर लेता है। मंजीत जैसे ही भूपेंद्र का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाद से भूपेंद्र और मंजीत पप्पू को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल भूपेंद्र अच्छी तरह से जानता था कि पप्पू अब उसकी बातों में नहीं आने वाला है। इसीलिए अपने दोस्त मंजीत से कहता है कि पप्पू को तुम बुला करके लाओ। जैसे ही मंजीत पप्पू को बुलाने के लिए तैयार हो जाता है, 26 जुलाई 2018 को शाम के वक्त मंजीत पप्पू के घर पे जाता है और उससे बातचीत करने के लिए अपने घर से बाहर लेकर के आता है। पप्पू जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, मंजीत उसे गांव से बाहर लेकर जाता है, जहां पे रोड पर भूपेंद्र अपनी बाइक लेकर दोनों का इंतज़ार कर रहा था। अपने सामने पप्पू जब भूपेंद्र को देखता है, देख करके एकदम से गुस्सा हो जाता है। मंजीत कहता है कि तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल भूपेंद्र अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता है। चलो हम तीनों एक साथ कहीं बैठते हैं और बैठ करके बात करते हैं। पप्पू भी मंजीत की बातों में आ जाता है। उसके बाद से दोनों बाइक पे बैठ जाते हैं। भूपेंद्र अपनी बाइक को लेकर के बीच जंगल में जाता है और तीनों जंगल में बैठ करके बातचीत करते हैं। मंजीत कहता है कि मेरे सर में काफ़ी गर्मी हो रही है। अपने सर से गमछा उतार लेता है। इधर जैसे ही पप्पू की थोड़ी सी नज़र भटकती है, उसी गमछा को पप्पू के गले में लगाकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक पप्पू की सांसें नहीं रुक जाती है। पप्पू की जैसे ही मौत हो जाती है, ये दोनों मिल करके पप्पू की डेड बॉडी को उठाकर नहर में ले जा करके फेंक देते हैं। और जैसे ही रात हो जाती है, भूपेंद्र शशिलता के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है काम हो चुका है। वाकई में भूपेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस भूपेंद्र के हितैषी पे शशिलता और उसके दोस्त मंजीत, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।